विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में ये पहला टॉपिक है, पहला पार्ट है चुम्बकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। जैसे जब किसी चुम्बकीय क्षेत्र में क्षेत्र के पैरेलल, इसमें सबसे पहले हम पढ़ाएं एरिया वेक्टर क्या होता है। जैसे उसे वेक्टर एरिया जो होता है, क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन किसी चुम्बकीय क्षेत्र में जब वो क्षेत्रफल की दिशा, उसके प्लेन जो हमारा होता है, तल जो होता है, सरफेस जो होता है, उसकी दिशा और चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो उसको हम तब एरिया वेक्टर कहते हैं, सदिश वेक्टर, वेक्टर सदिश। तो ये जो होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा चुम्बकीय क्षेत्र है, ये चुम्बकीय क्षेत्र बी की दिशा है, ये चुम्बकीय क्षेत्र बी की दिशा है, और इसी चुम्बकीय क्षेत्र बी की दिशा में, ये बी की दिशा है, या ध्यान दीजिए, और इसी में कोई हमारा तल है, ये तल, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, तो इसकी भी जो वेक्टर, जैसे ये मान लीजिए हमारा चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा है और ये हमारा तल है, ये जो सरफेस है, और चुम्बकीय क्षेत्र किसी दिशा में है, तो ये जो होता है, इसकी जो ये तल का जो क्षेत्रफल की जो दिशा होती है, इसी को हम कहते हैं एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। चूंकि ये चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा है और ये हमारा ए है, ए भी जो है उसी चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो ये हमारा, इसको पढ़ते हैं एरिया वेक्टर, और ये हमारा हो जाएगा चुम्बकीय क्षेत्र बी की दिशा। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे चुम्बकीय क्षेत्र है, ये हमारा प्लेन है, तल है, तो ये जो इसका क्षेत्रफल है, इसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं, वेक्टर सदिश। तो ये चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा और ये जो एरिया वेक्टर होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको प्रदर्शित करते हैं चुम्बकीय फ्लक्स, जिसको प्रदर्शित करते हैं फाई से। फाई इक्वल टू होता है, जरा ध्यान दीजिए, फाई इक्वल टू होता है वेक्टर ए बी और डॉट वेक्टर ए। इन दोनों का जो अदिश गुणन होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है ए का, जैसे ये हमारा प्लेन है, सरफेस, इसका एरिया वेक्टर ए है, और ये चुम्बकीय ए एरिया वेक्टर है, और ये हमारा है चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा बी। तो इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणन होता है, इसी को हम कहते हैं चुम्बकीय फ्लक्स फाई। यदि मान लीजिए ये जो हमारा चुम्बकीय बल रेखा, ये जो चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा है, इस तल के क्षेत्रफल से, सपोज दैट ये जैसे हमारा जो है ये प्लेन है, और ये जो चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा है, ये इससे थीटा कोण पर है, मान चलो ये हमारा है थीटा कोण पर, ये बी है, और ये हमारा जो होगा ए एरिया वेक्टर जो हमारा होगा, ये हमारा हो जाएगा ए। अब जरा ध्यान दीजिए, और इनका जो कोण है, एंगल जो है, ये है थीटा। मान चलिए कि ये जो हमारा चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा है, और जो तल का है एरिया वेक्टर जो है हमारा, जैसे एरिया वेक्टर समझ रहे हो, जैसे ये प्लेन है, ये चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है चुम्बकीय क्षेत्र के अनुदिश, इसलिए हम इसको एरिया वेक्टर कहते हैं। जबकि हमारा एरिया जो है क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, तो ये एरिया वेक्टर मान लीजिए हमारा ए हो गया, और तब यहाँ पर होगा तो ये हमारा बी है, तो बी, और तो जो इसका एक कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा बी कास थीटा। ये जो कंपोनेंट, जैसे बी है, ये थीटा है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होगा, ये हो जाएगा बी कास थीटा, और ये हमारा जो है, ये हमारा जो तल है, ये सरफेस, एरिया वेक्टर इसका ए है, तो ये बी, और ये हमारा हो जाएगा ये बी कास थीटा। तो जैसे तब यहाँ पर हमारा हो जाएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी कास थीटा, बी कास थीटा, ये हमारा हो जाएगा। तो ये भी हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा फार्मूला है, और ये हमारा है, या ध्यान दीजिए। तो जैसे ए अगर हमारा बी है, तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा, इसका जो इसके कंपोनेंट होगा, ये होगा बी कास थीटा, और ये हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा ए। तब फाई इक्वल टू हो जाएगा, इसी को या कर सकते हैं, फाई इक्वल टू हो जाएगा बी ए कास थीटा। वैसे भी एक फार्मूला है, जिसे जानते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल जो होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। वैसे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यहाँ बी जो है ए मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारा जो है एरिया वेक्टर है, तो इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है वही फाई होता है। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है, बराबर इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो इसे भी हमारा हो जाएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। लेकिन यहाँ थीटा क्या है, इसको समझना है। ये अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो दिशा है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है इस एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पर है, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, इसकी जो यूनिट होती है वो होता है वेबर।
वेबर इसकी यूनिट जो होती है, यह स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होता है वेबर, जिसको हम डिनोट करते हैं WB से, वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। लेकिन एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है मैक्सवेल। एक वेबर इक्वल टू होता है 1 WB इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। ये वहाँ होता है 1 वेबर इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। ये हमारा मैक्सवेल जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति में। और ये वेबर जो हमारा होता है, वेबर जिसको हम प्रदर्शित करते हैं WB से, ये हमारा है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एसआई पद्धति में, एसआई सिस्टम में इस मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है, मात्रक होता है वेबर। लेकिन सीजीएस पद्धति में, सीजीएस सिस्टम में ये हमारा होता है मैक्सवेल, और एक वेबर इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। तो ये हमारा है मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। अब हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। अब आगे ज़्यादा ध्यान दो। अब ये होता क्या है इसके बारे में बता दें। जब एक होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, चुंबकीय बल रेखाएं, जिसे हम जानते हैं मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो कोई भी मैग्नेट होता है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा होता है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? वे काल्पनिक वक्र रेखाएं जो मैग्नेटिक फील्ड में किसी डायरेक्शन में, किसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं? वे बल रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ये बल रेखाएं किधर चलती हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब किसी करंट में या किसी कंडक्टर में हम जब करंट फ्लो करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड अडॉप्ट हो जाता है, इसको हम जानते हैं। तो इसके कारण जो होता है, जैसे तार में हम करंट फ्लो किए तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ। तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कैसे करंट उत्पन्न होता है, तो इसी संबंध में है फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्हीं के आधार पर उन्होंने ही इसको दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण? जब किसी कुंडली, कॉइल जो हमारा होता है, कॉइल क्या होता है? जब सॉफ्ट आयरन, नर्म लोहा पर तांबे के क्या लपेटे जाते हैं? तार, तो बन जाती है कॉइल। तो जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स माने क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, उस चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल की गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होती है, जैसे प्लेन है उससे जितनी चुंबकीय बल रेखाएं हमारी गुजर रही हैं, उसको हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। तो भी चुंबकीय फ्लक्स होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की डिफिनीशन में किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल, किसी तल के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत, जो प्लेन हमारा है, के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, कहना तो उसमें प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली में एक इंड्यूस्ड करंट, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो उसी को हम सुनो, और जैसे ही उसमें धारा का प्रवाह जो है परिवर्तन बंद करेंगे, धारा का प्रवाह कम बंद कर देंगे, तो अपने आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मान शून्य हो जाता है। तो जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब आइए ध्यान दीजिए, तो इसी घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, कि जब हम किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करते हैं, तो उस कुंडली में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है, जैसे ये हमारा है कोई कॉइल है, और एक कॉइल में जो हम वायर लपेटते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अब इस वायर के, ये मान लीजिए हमारा है गैल्वेनोमीटर, या मान लीजिए करंट का डायरेक्शन यहाँ पर है। अब आगे ध्यान दीजिए, अगर हम इसकी तरफ मान लीजिए कोई हम ले आ रहे हैं नॉर्थ पोल, तो ये जो होता है, जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, नॉर्थ पोल के उस तरफ लाएंगे, तो चुंबकीय बल रेखाएं किधर चलती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। जैसे ये हो जाएगा, तो ये हमारा जो होगा, जो इंड्यूस्ड करंट होगा, ये इसमें उत्पन्न होगा, ऐसे। और जब हम इसको अगर पीछे ले जाएंगे, तो चुंबकीय बल रेखाएं किधर चलेंगी? अपोजिट, विरोध में चलेंगी।
तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की दिशा में तथा दक्षिणी ध्रुव के विपरीत दिशा में, अगर हम साउथ पोल इधर ला रहे हैं तो ये अपोजिट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसमें इंड्यूस प्रेरित विद्युत वाहक कुंडली उत्पन्न होगा, वो इस ध्रुव के गति पर डिपेंड करता है, जो पोल हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम हैं। प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ वही है जो इसकी डिफिनीशन है। जब किसी कुंडली से बद्ध, उससे जुड़े हुए जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये पहला है। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब जरा ध्यान दिए, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जब परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो दूसरा नियम हमारा है ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अब जरा ध्यान दीजिए, दूसरा नियम क्या है? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ई हमारा होता है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। ई समानुपाती होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाई क्या है? वही है फ्लक्स परिवर्तन। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर जो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। या इसी मिलते हैं, अगर उस कॉइल में कुंडली में फेरों की संख्या अगर n है तो इक्वल टू होता है माइनस n, ये होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या इक्वल टू कहीं पर लिखा गया है माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। ये दूसरा नियम है। कुंडली में उत्पन्न, ये है मेन रूल, सेकंड लॉ यही हमारा है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। तो ई समानुपाती माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी क्या? फ्लक्स परिवर्तन की दर। अगर डेल्टा टी समय में अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है डेल्टा फाई, तो फ्लक्स परिवर्तन की दर हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो जो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, दूसरा नियम यही है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। और कुंडली में अगर फेरों की संख्या है इक्वल टू होता है माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। ये दूसरा नियम है। अब एक मिनट ध्यान दीजिए, जैसे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण अगर चूंकि उस कॉइल को हम किसी परिपथ से जोड़ते हैं तभी उसके में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, चूंकि बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन करते हैं। जब किसी कुंडल और चुंबक के बीच अपेक्षित गति होती है, जैसे मान लीजिए हमारी कॉइल फिक्स हो, चुंबक को हम आगे पीछे करते हैं जैसे मैंने पीछे समझाया, या कुंडल चुंबक हमारे फिक्स हो, उसके बीच में कॉइल को हम खूब घुमाते हैं। तो जब कॉइल घूमेगी तो उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तन होगा। या मान लीजिए अगर हम कॉइल फिक्स हमारा है, मैग्नेट को हम आगे पीछे करते हैं, तब भी इस कॉइल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। इन दोनों ही कंडीशन में उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यही हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसके जो दोनों लॉ है, पहला नियम क्या है कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये पहला नियम है। दूसरा है कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, यही डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर इक्वल टू होता है माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। एन क्या है? कुंडली के फेरों की संख्या। और इक्वल टू माइनस, चाहे डेल्टा फाई लिखो चाहे डी फाई अपॉन डी टी, एक चीज हो गया है। और इसी में फिर आगे है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या है? इसी से दूसरा जो नियम है ये हमारा लेंज के नियम से मिक्स है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है। लेंज का नियम यही है। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा यह स्वयं उत्पन्न होता है। और तुम्हें पता है किसके कारण उत्पन्न होता है? जो कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल कॉइल में उत्पन्न होता है, जो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, वो जो मुख्य धारा है जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है उसका वो विरोध करती है। तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा यह स्वयं उत्पन्न होता है। तो ई अभी मैंने बताया ई इक्वल टू होता है माइनस n डी फाई अपॉन डी टी। डी फाई अपॉन डी टी क्या है? वही फ्लक्स परिवर्तन की दर। और माइनस साइन यही शो कर रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स परिवर्तन की क्या कर रहा है? फ्लक्स परिवर्तन का विरोध कर रहा है। तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण ही
चुंबकीय के फ्लक्स परिवर्तन के कारण ही उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किस कारण का विरोध करता है, जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होता है। किसके कारण स्वयं उत्पन्न होता है, फ्लक्स परिवर्तन। तो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए ई जो है यहाँ पर क्या लगाया गया है, माइनस साइन इसी लगाया जाता है। ये लेंज का नियम है। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो हमारा है कुंडली में लेंज का नियम। फिर सुन लो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा यह स्वयं उत्पन्न होता है। ये लेंज का नियम।